चीन में कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जिन्हें देखकर सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी इंसानी मेहनत और इतिहास हैरान कर देता है। कहीं जमीन को काटकर पूरी दुनिया बनाई गई, कहीं पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच ऐसे शहर बसे जिनका आज सिर्फ निशान बचा है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसी ही 10 अद्भुत जगहों की यात्रा। नंबर 10, लोंगयू गुफाएं, जेजियांग। चीन के जेजियांग प्रांत में जमीन के नीचे छिपी लोंगयू गुफाएं पहली नजर में किसी सामान्य प्राकृतिक गुफा प्रणाली जैसी लग सकती हैं, लेकिन इनके भीतर प्रवेश करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। ये विशाल कक्ष प्राकृतिक रूप से नहीं बने थे। इन्हें इंसानों ने चट्टानों को काटकर तैयार किया था, और यही एक तथ्य इस जगह को चीन की सबसे हैरान करने वाली प्राचीन संरचनाओं में शामिल करने के लिए काफी है। इन गुफाओं के भीतर विशाल भूमिगत कक्ष मौजूद हैं। दीवारें लगभग सीधी दिखाई देती हैं, बड़े बड़े पत्थरीले स्तंभ छत का भार संभालते हैं और चट्टान की सतह पर जगह जगह एक जैसी तराशी हुई रेखाएं दिखाई देती हैं। यह सब देखकर लगता है कि यहाँ काम बिना किसी योजना के नहीं किया गया होगा। किसी ने पहले यह तय किया होगा कि कितनी चट्टान हटानी है, कहां स्तंभ छोड़ने हैं और पूरे भूमिगत क्षेत्र को किस तरह आकार देना है। सबसे बड़ा सवाल निर्माण के पैमाने को लेकर उठता है। इतनी बड़ी जगह तैयार करने के लिए भारी मात्रा में पत्थर हटाया गया होगा। इसका मतलब है कि इस काम में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे होंगे और काम लंबे समय तक चला होगा। लेकिन इसके बावजूद इन गुफाओं के निर्माण से जुड़ी स्पष्ट ऐतिहासिक जानकारी बहुत सीमित है। इतनी बड़ी मानव निर्मित परियोजना का विस्तृत रिकॉर्ड आखिर इतिहास में क्यों नहीं दिखाई देता? फिर दूसरा सवाल सामने आता है, इनका उद्देश्य क्या था? अगर इतने विशाल कक्ष बनाए गए तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई कारण रहा होगा, लेकिन आज ऐसा कोई सर्वमान्य उत्तर मौजूद नहीं जो पूरी तरह बता सके कि इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। इनके आकार और बनावट ने कई संभावनाओं को जन्म दिया, लेकिन ठोस जवाब अभी भी अस्पष्ट है। और फिर दीवारों पर बने वे नियमित निशान हैं। ये निशान बताते हैं कि पत्थर काटने वाले लोगों ने पूरी सतह पर लगभग एक जैसा काम किया। सिर्फ उपयोगी जगह बनाना ही उद्देश्य होता तो शायद हर दीवार को इतनी व्यवस्थित शैली में तराशने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इन निशानों का कारण भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। लोंगयू गुफाएं इसलिए रहस्यमयी नहीं है कि वे जमीन के नीचे हैं। असली रहस्य यह है कि इंसानों ने इतना विशाल काम किया, उसके निशान आज तक बचे रहे, लेकिन उस काम की पूरी कहानी समय के साथ लगभग गायब हो गई। नंबर 9, यिंगशियान का लकड़ी का पैगोडा, शांक्सी। अब जमीन के नीचे बनी विशाल दुनिया से निकलकर चीन के शांक्सी प्रांत की तरफ चलते हैं, जहां लगभग 1000 वर्षों से एक ऐसी लकड़ी की संरचना खड़ी है जिसे देखकर आज भी प्राचीन कारीगरों की क्षमता पर हैरानी होती है। यिंगशियान का लकड़ी का पैगोडा चीन की प्राचीन वास्तुकला का ऐसा उदाहरण है जिसने लंबे समय के दौरान मौसम, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और इतिहास के बड़े बदलावों का सामना किया, लेकिन फिर भी इसका मुख्य ढांचा आज तक मौजूद है। इस पैगोडा की सबसे बड़ी खासियत इसकी निर्माण पद्धति है। इसे हजारों लकड़ी के हिस्सों को आपस में जोड़कर तैयार किया गया था। इन हिस्सों को जोड़ने के लिए आधुनिक निर्माण में दिखाई देने वाली बड़ी मात्रा में धातु की कीलों पर निर्भरता नहीं थी। इसके बजाय लकड़ी को विशेष आकार में काटकर अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे में इस तरह जोड़ा गया कि पूरी इमारत एक विशाल जटिल ढांचे की तरह काम करे। यह बात आज सुनने में जितनी सरल लगती है, वास्तव में उतनी थी नहीं। इतनी ऊंची संरचना बनाते समय कारीगरों को ऊपर के पूरे भार को नीचे तक संतुलित तरीके से पहुंचाना था। लकड़ी ऐसी सामग्री है जो पत्थर से अलग व्यवहार करती है। मौसम के अनुसार उसमें बदलाव आ सकता है। तेज हवाएं ऊंची इमारत पर दबाव डालती हैं और भूकंप जैसी घटनाएं पूरे ढांचे को हिला सकती हैं। इसके बावजूद
यह पैगोडा सदियों तक खड़ा रहा। यही बात उस द्वार की निर्माण समझ को बेहद खास बनाती है। उन कारीगरों के पास आज की तरह कंप्यूटर पर तैयार होने वाले त्रिआयामी नक्शे, आधुनिक मशीनें या बड़े निर्माण उपकरण नहीं थे। फिर भी उन्होंने लकड़ी के हजारों हिस्सों को ऐसी व्यवस्था में जोड़ा कि पूरा ढांचा लंबे समय तक टिक सका। इसका महत्व सिर्फ तकनीकी नहीं था, यह स्थान धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। बौद्ध परंपरा से जुड़ी यह संरचना अपने समय में आध्यात्मिक महत्व रखती थी, इसलिए इसका निर्माण केवल किसी वास्तु प्रयोग के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का भी हिस्सा था। अब सोचने वाली बात यह है कि सदियों पहले के कारीगरों ने लकड़ी के जोड़, भार और संतुलन की इतनी सूक्ष्म समझ कैसे विकसित की होगी। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यही है, 1000 साल पहले बनाए गए लकड़ी के हजारों हिस्से आज भी एक दूसरे का भार संभालते हुए उस दौर के कारीगरों की कहानी सुना रहे हैं। नंबर 8, होतोवान परित्यक्त गांव जेजियांग। चीन के जेजियांग क्षेत्र के समुद्री द्वीपों में एक ऐसा गांव मौजूद है जिसे देखकर पहली नजर में लगता है जैसे किसी जंगल ने पुराने मकानों के बीच रास्ता बना लिया हो। लेकिन होतोवान की कहानी इसके ठीक उलट है। जंगल यहां पहले नहीं था, पहले यहां इंसानों की बस्ती थी, घर थे, परिवार थे, रोजमर्रा का जीवन था और समुद्र पर निर्भर एक सक्रिय मछुआरा समुदाय था। फिर इंसान चले गए और प्रकृति ने धीरे धीरे अपनी जगह वापस लेना शुरू कर दिया। होतोवान शेंगशान द्वीप पर बसा था। द्वीप की पहाड़ी जमीन के कारण यहां घर समतल मैदान में नहीं बल्कि ढलानों पर बनाए गए थे। समुद्र आसपास के लोगों के जीवन का मुख्य आधार था। मछली पकड़ना और समुद्री संसाधनों पर निर्भर रहना इस बस्ती की रोजमर्रा की व्यवस्था का हिस्सा था। एक समय यह स्थान लोगों से भरा हुआ था, लेकिन किसी भी दूरस्थ द्वीपीय क्षेत्र की तरह यहां जीवन की अपनी कठिनाइयां थीं। समय बदलने के साथ रोजगार और बेहतर अवसर दूसरी जगह मिलने लगे। आधुनिक सुविधाओं से जुड़ना बाहर के क्षेत्रों में आसान था। धीरे धीरे यहां रहने वाले लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है, होतोवान किसी एक रात में अचानक खाली नहीं हुआ था। ये कोई ऐसी रहस्यमयी घटना नहीं थी जिसमें पूरी आबादी अचानक गायब हो गई हो। पलायन धीरे धीरे हुआ, लेकिन उसके बाद जो दृश्य बना उसने इस जगह को दुनिया की सबसे विचित्र परित्यक्त बस्तियों में से एक बना दिया। जब मकानों में रहने वाले लोग नहीं रहे, तब उनकी देखभाल भी बंद हो गई। दीवारों पर बेलें चढ़ने लगी, खाली रास्तों के किनारे झाड़ियां फैलने लगी, खिड़कियों और छतों के आसपास पौधे उगाए। साल गुजरते गए और हरियाली मकानों की बाहरी दीवारों को ढकती चली गई। आज कई इमारतें लगभग पूरी तरह पौधों की परत में छिपी दिखाई देती हैं। कहीं खिड़की दिखाई देती है, लेकिन उसके चारों तरफ बेलों का जाल है। कहीं पूरी दीवार हरे रंग में बदल चुकी है। कहीं रास्ता ऐसा लगता है जैसे वह किसी जंगल से गुजर रहा हो, जबकि वही रास्ता कभी गांव के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। इंसान हट जाए तो पेड़, पौधे, बारिश और समय धीरे धीरे अपनी दिशा में काम शुरू कर देते हैं। इसलिए होतोवान की असली रहस्यमयता किसी अनजानी घटना में नहीं, बल्कि उस दृश्य में है जिसमें एक पूरी इंसानी बस्ती धीरे धीरे प्रकृति के भीतर वापस समाती हुई दिखाई देती है। नंबर 7, फुरोंग प्राचीन नगर, हुनान। चीन के हुनान प्रांत के पहाड़ी क्षेत्र में फुरोंग नाम का एक ऐसा प्राचीन नगर मौजूद है जिसे देखकर लगता है कि इसे किसी वास्तुकार ने नहीं बल्कि खुद पहाड़, पानी और इंसान ने मिलकर बनाया है। यहाँ लकड़ी की पारंपरिक इमारतें हैं, पत्थर की पुरानी गलियां हैं और सबसे खास बात, एक विशाल झरना है जो इस नगर की पहचान का हिस्सा बन चुका है। फुरोंग कभी तुजिया समुदाय से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। पहाड़ी इलाकों में बसावट आसान नहीं होती। समतल जमीन सीमित होती है और हर निर्माण को प्राकृतिक ढलान के अनुसार समायोजित करना पड़ता है। लेकिन यही कठिनाई
पुराने लोगों के लिए एक अलग प्रकार की वास्तुकला का कारण बनी। उन्होंने पहाड़ को पूरी तरह बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी बस्ती को पहाड़ के अनुसार ढाल दिया। लकड़ी के मकान ढलानों के साथ खड़े किए गए। पत्थर के रास्ते प्राकृतिक भूभाग के अनुरूप आगे बढ़ते रहे। आसपास बहने वाला पानी केवल सुंदर दृश्य नहीं था, बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत भी था। फुरोंग की भौगोलिक स्थिति ने इसे व्यापार के लिए भी उपयोगी बनाया। नदी के पास होने और पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने के कारण यहां लोगों का आना जाना रहा। व्यापार ने स्थानीय समुदाय को विकसित होने में मदद की और धीरे धीरे एक स्थायी नगर का रूप तैयार हुआ। लेकिन फुरोंग की सबसे प्रसिद्ध पहचान उसका झरना है। जब पानी विशाल मात्रा में नीचे गिरता है और उसके आसपास पुरानी लकड़ी की इमारतें दिखाई देती हैं, तो पूरा दृश्य किसी काल्पनिक दुनिया जैसा लगता है। पहली नजर में यह समझना कठिन हो सकता है कि इतनी जटिल जगह पर लोगों ने सदियों पहले व्यवस्थित जीवन कैसे स्थापित किया होगा, और यही बात फुरोंग को खास बनाती है। आज हम शहर बनाते समय जमीन समतल करते हैं, पहाड़ काटते हैं और पानी का रास्ता बदल देते हैं, लेकिन पुरानी बस्तियों में अक्सर इसके विपरीत होता था। लोग उपलब्ध भूभाग और प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार अपने जीवन को ढालते थे। समय के साथ फुरोंग का पुराना व्यापारिक महत्व बदल गया। नई सड़कें, नए शहर और आधुनिक परिवहन व्यवस्था आने के बाद पुराने व्यापारिक रास्तों की भूमिका कम होती चली गई। लेकिन इसके बावजूद फुरोंग की ऐतिहासिक बनावट पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। शायद फुरोंग का सबसे बड़ा रहस्य यही है, यह शहर प्रकृति को हराकर नहीं बना, बल्कि प्रकृति के साथ समझौता करके बना। और इसीलिए सदियों बाद भी इसे देखकर लगता है जैसे पहाड़ और शहर एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही कहानी के दो हिस्से हों। नंबर 6, जियाओहे प्राचीन शहर शिनजियांग। शिनजियांग के सूखे और कठोर भूभाग के बीच एक ऐसा प्राचीन शहर मौजूद है जिसे देखकर पहली नजर में शायद किसी को लगे कि यह सामान्य मिट्टी और चट्टानों का हिस्सा है, लेकिन करीब जाने पर समझ आता है कि यही भूभाग कभी एक संगठित नगर था। इसका नाम है जियाओहे प्राचीन शहर। जियाओहे की सबसे खास बात उसकी स्थिति थी। यह एक ऊंचे पठारी भूभाग पर दो नदियों के बीच स्थित था। इस तरह दोनों तरफ की प्राकृतिक भौगोलिक रचना शहर को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती थी। यानी यहां रहने वाले लोगों ने केवल दीवारों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि जमीन की प्राकृतिक बनावट को ही अपनी रक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया। लेकिन इससे भी ज्यादा विचित्र इसकी निर्माण पद्धति थी। दूसरे शहरों में आमतौर पर पहले जमीन होती है और फिर उसके ऊपर ईंट, पत्थर या लकड़ी से निर्माण किया जाता है। जियाओहे में कई जगहों पर उल्टा तरीका अपनाया गया। लोगों ने सीधे धरती और चट्टानी मिट्टी को काटकर संरचनाओं का आकार तैयार किया, यानी जमीन ही निर्माण सामग्री बन गई। घरों, रास्तों और दूसरे हिस्सों को प्राकृतिक धरातल से निकालना साधारण काम नहीं रहा होगा। इसके लिए लोगों को पहले यह समझना पड़ता होगा कि कौन सा हिस्सा काटना सुरक्षित है और कौन सा हिस्सा संरचना को सहारा देने के लिए छोड़ना जरूरी है। जियाओहे का महत्व केवल उसकी वास्तुकला तक सीमित नहीं था। यह क्षेत्र प्राचीन सिल्क रोड से जुड़ा हुआ था। सिल्क रोड कोई एक सड़क नहीं, बल्कि व्यापारिक मार्गों का विशाल जाल था, जिसके जरिए अलग अलग क्षेत्रों के व्यापारी, यात्री और संस्कृतियां आपस में जुड़ती थीं। ऐसे मार्ग के आसपास सुरक्षित नगर का महत्व बहुत बड़ा होता था। यहां से गुजरने वाले लोगों के कारण स्थानीय व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क संभव हुआ होगा, लेकिन व्यापारिक मार्ग हमेशा स्थायी नहीं रहते। समय के साथ रास्ते बदलते हैं, राजनीतिक शक्तियां बदलती हैं, आर्थिक केंद्र बदलते हैं, और यही परिवर्तन जियाओहे के साथ भी हुआ। जिस स्थान का कभी रणनीतिक और व्यापारिक महत्व था, वह धीरे धीरे अपनी भूमिका खोने लगा। लोग चले गए और एक जीवित शहर समय के साथ
खंडहर में बदल गया। आज यहां की सबसे विचित्र चीज यह है कि पूरा नगर आसपास की धरती के रंग में लगभग मिल जाता है। आज उसका शोर खत्म हो चुका है, लेकिन धरती में काटे गए निशान अब भी उस भूले हुए शहर की कहानी सुनाते हैं। नंबर 5, गाओचांग प्राचीन शहर शिनजियांग। शिनजियांग के विशाल रेगिस्तानी इलाके में गाओचांग नाम का एक ऐसा प्राचीन शहर मौजूद है जिसकी वर्तमान हालत देखकर कल्पना करना मुश्किल है कि कभी यह सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण और जीवंत केंद्र हुआ करता था। आज यहाँ मिट्टी की टूटती दीवारें, पुराने धार्मिक भवनों के अवशेष और वीरान रास्ते दिखाई देते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले यही जगह व्यापारियों, यात्रियों और अलग अलग संस्कृतियों से आने वाले लोगों के संपर्क का प्रमुख स्थान थी। सबसे पहले एक सवाल उठता है, इतने गर्म और सूखे इलाके में इतना बड़ा शहर जीवित कैसे रह सकता था? किसी भी शहर के लिए पानी सबसे आवश्यक संसाधन होता है। रेगिस्तान में तो यह जरूरत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। गाओचांग के लोगों ने भूमिगत नहर प्रणालियों और पानी पहुंचाने वाली व्यवस्थाओं का उपयोग करके इस समस्या का समाधान किया। यही जल व्यवस्था शहर के अस्तित्व का आधार रही। अगर पानी नियमित रूप से उपलब्ध न होता तो यहाँ बड़ी आबादी, व्यापार और धार्मिक गतिविधियां लंबे समय तक चल ही नहीं सकती थीं। शहर की वास्तुकला भी स्थानीय वातावरण के अनुसार विकसित हुई थी। मिट्टी की मोटी दीवारें और दूसरे निर्माण ऐसे क्षेत्र के लिए व्यावहारिक थे जहां गर्मी अत्यधिक हो सकती थी। स्थानीय उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल करके लोगों ने अपने लिए ऐसा वातावरण बनाया जिसमें रेगिस्तान के बीच भी जीवन संभव हो सके। लेकिन गाओचांग केवल जीवित रहने वाली बस्ती नहीं थी, यह सिल्क रोड से जुड़ा शहर था। इसका अर्थ था कि अलग अलग इलाकों से आने वाले लोग यहां पहुंचते थे। व्यापारी अपने सामान के साथ आते, यात्री यहां रुकते और धार्मिक परंपराओं से जुड़े लोग भी इस पूरे क्षेत्र से गुजरते थे। इस तरह गाओचांग केवल व्यापार का स्थान नहीं रहा होगा, बल्कि विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान का भी केंद्र रहा होगा। लेकिन इतिहास में कोई व्यापारिक मार्ग हमेशा नहीं चलता। जैसे जैसे मार्गों की दिशा बदली, कुछ शहरों का महत्व बढ़ा और कुछ का कम हुआ। गाओचांग धीरे धीरे उसी परिवर्तन का शिकार हुआ। जिस जगह कभी लोगों की भीड़ रही होगी, वहां अब वीरानी फैलने लगी। व्यापार कम हुआ, शहर की पुरानी भूमिका खत्म होने लगी और अंततः वह समय के साथ परित्यक्त हो गया। यह शहर गायब नहीं हुआ, उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं, लेकिन उसका पूरा जीवन, उसकी आवाजें, उसके बाजार और वहां रहने वाले हजारों लोगों की रोजमर्रा की दुनिया अब केवल इतिहास की कल्पना में बची है। नंबर 4, प्रिंस गोंग मेंशन, बीजिंग। बीजिंग का नाम सुनते ही आधुनिक महानगर, व्यस्त सड़कें और विशाल इमारतें दिमाग में आती हैं। लेकिन इसी शहर के भीतर एक ऐसा ऐतिहासिक परिसर मौजूद है जो चीन के शाही द्वार की बिल्कुल अलग दुनिया की झलक दिखाता है। यह है प्रिंस गोंग मेंशन। यह केवल एक पुरानी हवेली नहीं है, यह एक विशाल परिसर है जिसमें रहने वाले भवन, आंगन, कमरे, बगीचे, पानी के क्षेत्र और कई अलग अलग संरचनाएं शामिल हैं। इसके हर हिस्से की बनावट उस समय के अभिजात और शक्तिशाली वर्ग की जीवन शैली को दर्शाती है। इस स्थान का संबंध किंग राजवंश के प्रभावशाली लोगों से रहा, इसलिए यहाँ की वास्तुकला केवल आराम के लिए नहीं थी, यह सामाजिक दर्जे, प्रतिष्ठा और शक्ति को भी प्रदर्शित करती थी। प्राचीन शाही समाज में किसी व्यक्ति का निवास स्थान उसके प्रभाव का संकेत होता था। विशाल परिसर, अलग अलग आंगन और विस्तृत बगीचे यह दिखाते थे कि यहाँ रहने वाला व्यक्ति सामान्य समाज का हिस्सा नहीं, बल्कि सत्ता के बेहद करीब था। इस परिसर की योजना में पारंपरिक चीनी वास्तुकला और फेंग शुई की अवधारणाओं का प्रभाव भी दिखाई देता है।
भवनों की दिशा, पानी की स्थिति, रास्तों का प्रवाह और प्राकृतिक तत्वों का उपयोग केवल सजावट का हिस्सा नहीं था। उस द्वार में ऐसा माना जाता था कि वातावरण और संरचना का संतुलन जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए बगीचे भी साधारण खुले स्थान नहीं थे। पानी, पेड़, चट्टानें और छोटे रास्ते मिलकर एक ऐसा नियंत्रित प्राकृतिक वातावरण बनाते थे जहां बाहर की व्यस्त दुनिया से बिल्कुल अलग अनुभव मिलता था। लेकिन इस हवेली की सबसे दिलचस्प बात उसकी सुंदरता नहीं है, वह उसका इतिहास है। समय के साथ चीन में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए, सत्ता का स्वरूप बदला, राजवंश बदले और देश ने बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन देखे। ऐसी परिस्थितियों में यह परिसर भी कई बदलावों से गुजरा। हमें पूरी तरह पता नहीं कि इन दीवारों ने सदियों में कितनी निजी कहानियां देखी, और शायद यही बात इस जगह को रहस्यमयी बनाती है। प्रिंस गोंग मेंशन किसी अज्ञात सभ्यता का अवशेष नहीं है, लेकिन वह एक ऐसी दुनिया का बचा हुआ टुकड़ा है जिसकी रोजमर्रा की कई कहानियां हमेशा के लिए उन्हीं दीवारों के भीतर खो चुकी हैं। नंबर 3, शाशी, प्राचीन नगर, युन्नान। चीन के युन्नान प्रांत के पहाड़ी इलाके में बसा शाशी प्राचीन नगर आज एक शांत और पुरानी बस्ती जैसा दिखाई देता है। लेकिन एक समय यही जगह यात्रियों और व्यापारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव थी। यह नगर उस प्राचीन व्यापारिक मार्ग से जुड़ा था जिसे टी हॉर्स रोड यानी चाय और घोड़ों के व्यापार वाले मार्ग के रूप में जाना जाता था। आज हमारे लिए लंबी यात्रा करना अपेक्षाकृत आसान है। सड़कें हैं, वाहन हैं और रास्ते में सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन पुराने समय में पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरने वाली व्यापारिक यात्राएं बेहद कठिन होती थीं। व्यापारियों को सामान के साथ लंबे रास्ते तय करने पड़ते थे। कई यात्राएं जानवरों और पैदल चलने वाले कारवां पर निर्भर थीं। ऐसे में बीच रास्ते में सुरक्षित पड़ाव जरूरी होते थे। शाशी ऐसी ही जगहों में से एक था। यहां व्यापारी आराम कर सकते थे, सामान का लेन देन कर सकते थे और आगे की यात्रा के लिए तैयारी कर सकते थे। धीरे धीरे ऐसे पड़ाव के आसपास स्थायी बाजार विकसित हुआ। फिर बाजार के साथ घर बने, स्थानीय समुदाय बढ़ा और एक सक्रिय व्यापारिक नगर तैयार हो गया। आज भी यहाँ की पत्थर की गलियां और पारंपरिक मकान उस पुराने समय की झलक देते हैं। कल्पना कीजिए कि इन्हीं रास्तों पर कभी दूर दूर से आए व्यापारी चलते रहे होंगे। सामान से लदे जानवरों के समूह यहां रुकते होंगे। स्थानीय बाजार में अलग अलग क्षेत्रों से लाई गई चीजों का आदान प्रदान होता होगा। सिर्फ सामान ही नहीं, खबरें, भाषाएं, परंपराएं और विचार भी इन यात्रियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते रहे होंगे। यही पुराने व्यापारिक मार्गों की सबसे दिलचस्प बात थी। वे केवल अर्थव्यवस्था को नहीं जोड़ते थे, बल्कि संस्कृतियों को भी जोड़ते थे। लेकिन फिर आधुनिक परिवहन व्यवस्था आने लगी, नए रास्ते बन गए, यात्रा तेज हो गई, पुराने कारवां मार्गों की जरूरत घटती चली गई और शाशी की पुरानी व्यापारिक भूमिका भी धीरे धीरे कम होने लगी। आमतौर पर किसी नगर के महत्व का कम होना उसके लिए नुकसान माना जाता है, लेकिन शाशी के मामले में शायद इसी धीमे बदलाव ने उसकी पुरानी पहचान का बड़ा हिस्सा बचा लिया। आज कारवां नहीं आते, बाजार का पुराना महत्व नहीं रहा, लेकिन रास्ते अब भी मौजूद हैं और यही रास्ते शाशी को अतीत की एक ऐसी जीवित तस्वीर बनाते हैं जिसे समय पूरी तरह मिटा नहीं पाया। नंबर 2, लिजियांग ओल्ड टाउन, युन्नान।
यूनान का लिजियांग पुराना शहर पहली नजर में अपनी पत्थर की गलियों, लकड़ी के पारंपरिक घरों और पहाड़ी वातावरण की वजह से खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन इसकी असली खासियत केवल वास्तुकला में नहीं, बल्कि उस जटिल जल व्यवस्था में भी छिपी है जिसने लंबे समय से यहाँ के जीवन को संभव बनाया। इस शहर का पानी आसपास के बर्फ से ढके पहाड़ी क्षेत्रों से आता था। लोगों ने इस पानी को छोटी छोटी नहरों के माध्यम से अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया। यही नहरें शहर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक बन गईं। पानी केवल एक मुख्य स्थान पर जमा नहीं होता था, वह अलग अलग रास्तों के साथ बहता हुआ मोहल्लों के पास से गुजरता था। इस तरह पूरा शहर पानी के प्राकृतिक प्रवाह के साथ जुड़ गया। आज हमें यह व्यवस्था सुंदर लगती है, लेकिन पुराने समय में यह सुंदरता से ज्यादा आवश्यकता थी। अगर पहाड़ी शहर में पानी सही तरीके से उपलब्ध न हो तो बड़ी आबादी को लंबे समय तक बनाए रखना कठिन हो जाता। लिजियांग के पुराने निवासियों ने आसपास मौजूद जल स्रोतों और जमीन की ढलान का उपयोग करके ऐसा समाधान विकसित किया जो शहर की बनावट का ही हिस्सा बन गया। यह क्षेत्र नाशी लोगों की संस्कृति से भी जुड़ा रहा, साथ ही अलग अलग व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्गों के संपर्क ने इसे बाहरी दुनिया से जोड़े रखा। इसलिए लिजियांग की पहचान केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं रही। समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों से संपर्क ने यहाँ के जीवन और वास्तुकला पर भी प्रभाव डाला। पुराने लकड़ी के घर अक्सर छोटे आंगनों के साथ बनाए गए। पत्थर की गलियां प्राकृतिक ढलान के अनुसार मुड़ती हुई आगे बढ़ती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शहर को बनाने के लिए प्रकृति को पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया। लोगों ने अपने निर्माण को पहले से मौजूद भूभाग के अनुरूप ढाला, यानी अगर जमीन मुड़ती थी तो रास्ता भी मुड़ता था। अगर पानी उस दिशा में बहता था तो शहर की योजना उसके अनुसार बनाई जाती थी। आधुनिक शहरों में हम अक्सर इसका उलटा करते हैं। हम जमीन को अपनी जरूरत के अनुसार बदलते हैं, लेकिन लिजियांग जैसे पुराने नगरों में इंसान खुद प्रकृति के अनुसार बदलता दिखाई देता है। समय के साथ समाज आधुनिक हुआ, जीवन शैली बदली, फिर भी यहाँ कई पारंपरिक वास्तु और सांस्कृतिक विशेषताएं बनी रहीं। यही कारण है कि लिजियांग को केवल संग्रहालय जैसा पुराना शहर नहीं कहा जा सकता। वह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, स्थानीय जीवन और प्राकृतिक वातावरण एक साथ दिखाई देते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात शायद यह है कि आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से बहुत पहले भी लोग पानी के प्रवाह, जमीन की ऊंचाई और प्राकृतिक संसाधनों को इतनी अच्छी तरह समझते थे कि उनके आधार पर पूरा शहर व्यवस्थित कर सके। आज यह ज्ञान हमें साधारण लग सकता है, लेकिन सदियों पहले इसे इतने बड़े स्तर पर लागू करना प्राचीन लोगों की गहरी व्यावहारिक समझ का प्रमाण था। और यही लिजियांग की असली कहानी है, एक ऐसा शहर जो प्रकृति के ऊपर नहीं बल्कि प्रकृति के साथ बनाया गया। नंबर 1, वांगशियान वैली, जियांगशी। अब इस हिस्से की आखिरी जगह हमें चीन के जियांगशी प्रांत के एक ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में ले जाती है जहां इंसानी निर्माण और प्राकृतिक चट्टानें कई जगह एक ही दृश्य का हिस्सा लगती हैं। यह है वांगशियान वैली। इस घाटी की पहली चीज जो ध्यान खींचती है वह है यहाँ की कठिन भौगोलिक स्थिति। ऊंची चट्टानें, संकरी घाटियां, ढलानदार जमीन और सीमित समतल क्षेत्र, ये सब ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें देखकर आधुनिक इंसान शायद यहाँ स्थायी बसावट की कल्पना न करे। लेकिन पुराने लोगों ने इसी वातावरण के बीच अपने रहने योग्य स्थान बनाए। उन्होंने पहाड़ को पूरी तरह काटकर समतल मैदान बनाने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय उपलब्ध जगह का उपयोग किया।
जहां चट्टान का किनारा था, वहां उसी के अनुसार संरचना बनाई गई। जहां दो हिस्सों को जोड़ने की आवश्यकता थी, वहां रास्ते और पुल तैयार किए गए। घरों और मार्गों को प्राकृतिक जमीन की दिशा के अनुसार व्यवस्थित किया गया। दूर से देखने पर कुछ इमारतें ऐसी लगती हैं जैसे वे सीधे पहाड़ की दीवार से जुड़ी हों। और यही दृश्य वांगशियान वैली को बेहद अलग बनाता है। लेकिन यहां एक सवाल जरूर उठता है, लोग इतनी कठिन जगह पर रहने क्यों आए? इसका जवाब पुराने जीवन की जरूरतों में छिपा है। आज हमारे लिए सड़क, बिजली और बाजार सबसे महत्वपूर्ण सुविधा हो सकते हैं, लेकिन प्राचीन समुदायों के लिए पानी, प्राकृतिक संसाधन और सुरक्षा कहीं ज्यादा जरूरी थे। पहाड़ी क्षेत्र बाहरी दुनिया से अलग जरूर होते थे, लेकिन यही अलगाव कभी-कभी सुरक्षा भी देता था। पानी और आसपास के प्राकृतिक संसाधन लोगों को यहाँ टिके रहने का आधार देते थे। इसलिए कठिन भूभाग हमेशा नुकसान नहीं था। कई बार वही भूभाग समुदाय की रक्षा करता था। यहाँ की वास्तुकला इसी मानसिकता को दर्शाती है। प्रकृति को शत्रु मानकर हटाया नहीं गया, उसे रहने की व्यवस्था का हिस्सा बना लिया गया। समय के साथ दुनिया बदल गई। आधुनिक शहरों में रोजगार, शिक्षा और सुविधाएं बढ़ी। कई पहाड़ी क्षेत्रों की तरह यहां भी पुराने जीवन का स्वरूप बदलता गया और कई लोग बेहतर अवसरों के लिए दूसरी जगहों की ओर गए। लेकिन घाटी की भौगोलिक सुंदरता और वहां की संरचनाएं आज भी पुराने अनुकूलन की कहानी दिखाती हैं। जब पहाड़ों के किनारे बनी इमारतों को देखा जाता है, तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर यही होती है कि यहाँ निर्माण करना कितना कठिन रहा होगा। लेकिन जिन लोगों ने यह जगह बनाई, उनके लिए शायद यही सामान्य था। उन्होंने वही सामग्री इस्तेमाल की जो उपलब्ध थी, वही जमीन इस्तेमाल की जो मिली, और उसी कठिन वातावरण को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। यही बात वांगशियान वैली को सबसे दिलचस्प बनाती है। आज हम उसे देखकर किसी काल्पनिक दुनिया की तरह महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी समय यह किसी समुदाय के लिए वास्तविक जीवन था। और यही अंतर समय की सबसे बड़ी पहेली है। एक ही जगह जो किसी दौर में सामान्य घर थी, सदियों बाद हमें इतनी असंभव और रहस्यमयी क्यों दिखाई देने लगती है। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन चीन की प्राचीन दुनिया की यात्रा अभी बाकी है, क्योंकि आगे ऐसी जगहें हैं जहां इंसानी कारीगरी, इतिहास और प्रकृति मिलकर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली कहानियां बनाते हैं।